क्लास नंबर कौन सी? 7। भारतीय अर्थव्यवस्था में लास्ट वाली क्लास का मुझे ये बता दो, मैंने लास्ट वाला क्या पॉइंट पढ़ा है एक बार। कहाँ से? एमएसएमई के बारे में बताया था। अच्छा, तुम सर्च करने को भी कहा होगा एमएसएमई के बारे में, ठीक, लेकिन ढंग से अच्छी तरह सर्च करना, अच्छे तरीके से जाकर। ये पढ़ना जरूरी हो। एम का मतलब क्या हो? माइक्रो। एम एस एस का मतलब क्या हो? स्मॉल। फिर एम एस एम, फिर एम का मतलब मीडियम, फिर ई का मतलब एंटरप्राइज, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग, ये तो हो। इसका मतलब एक छोटी छोटी इंडस्ट्री हो, छोटी छोटी इंडस्ट्री जैसे 5-7 लोगों को काम मिल रहा हो। समझ में आया बात? या जहाँ 5-7 लोग एक साथ काम कर रहे हो, जैसे कोई थोक की दुकान हो चुकी है, 5-7 लोग वहाँ काम कर रहे हैं, ठीक, इसे ही एमएसएमई क्या देते हैं। एक छोटी सी फैक्ट्री खोल ली आटे वाली, उसमें 5-7 लोग काम कर रहे हैं या उससे ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, उसे एमएसएमई क्या देते हैं, ठीक। उन अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया, 3 कैटेगरी, यानी कि एक तो सूक्ष्म हुई, एक लघु हुई, एक मध्यम हुई। तो अलग अलग टर्न ओवर के हिसाब से अलग, जितना उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखा होगा, पैसा लगा कंपनी बनाई होगी, उसके हिसाब से अलग, ठीक। जो 1 करोड़ से नीचे की अलग अलग डाटा बदलता रहता। 2020 में इसकी परिभाषा बदली थी एमएसएमई की, कि कौन से सूक्ष्म मांगे, कौन से लघु मांगे, कौन से मध्यम मांगे, 2020 में बदली थी इसकी परिभाषा। वही तुम्हें पता होना चाहिए, इसलिए मैंने तुम्हें बताया था, ठीक। और मैंने लास्ट वाली क्लास में बताया था कि जो एमएसएमई है ना भारत के अंदर जो एमएसएमई है, ये ऐसे एमएसएमई, भारत सरकार का डाटा कहता कि भारत के अंदर ना 6 करोड़ एमएसएमई है, 6 करोड़ एमएसएमई, ठीक। और जो एमएसएमई है ना, ये बहुत बड़े स्केल पर रोजगार का सृजन कर सकते हैं। 6 करोड़ एमएसएमई, 6 करोड़ कंपनियां एक प्रकार की। अगर एक 5 लोगों को भी रोजगार देगा तो 5 30 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। लेकिन सरकार का डाटा ये भी कह रहा कि रोजगार केवल 11-12 करोड़ लोगों को मिल रहा, लगभग 12 करोड़ लोगों को रोजगार मिल रहा। यानी इतने सारे एमएसएमई क्या केवल 2 ही लोगों को रोजगार दे पा रहे, यानी इतना एक एमएसएमई में केवल 2 लोग काम कर रहे। इसका मतलब कहीं घोटाला हो रहा, कई कमियां और खामियां, करप्शन, भ्रष्टाचार। कुछ एमएसएमई ऐसे, नाम तो भारत सरकार से ना, वे पैसा तो ले रहे एमएसएमई के नाम से। किसके नाम से? हाँ, सुन लो किसकी बात चल रही थी। हम बात कर रहे थे 6 करोड़ एमएसएमई की। जब एक एमएसएमई में कम से कम लगभग 5, मिनिमम मान लो 5, वैसे 20-50 लोग काम करते होंगे। जब 50-50 लोग इसके अंदर काम करते होंगे, तो मान लो अगर ये एक एमएसएमई 20 लोगों को रोजगार देता, अगर छोटा तो छोटा एमएसएमई बता रहा हूँ, अगर ये 20 छोड़ो ना, अगर तुम 5 लोगों को रोजगार दे रहा है, 30 करोड़ लोगों को रोजगार देने में, अगर ये एमएसएमई में अलग काम देना स्टार्ट कर देना, तो भारत में बेरोजगारी खत्म हो सकती है। बेरोजगारी को कम करने का एक बहुत बड़ा जरिया। इसलिए जो एमएसएमई है ना, भारत सरकार ने भरमार मात्रा में लोन बांट रही, देती चली जा रही, लेकिन भारत सरकार की आंखें ना खुल रही कि जब ये एमएसएमई है, ये 11 करोड़ लोगों को रोजगार दे रहे, इसका मतलब इन मतलब ना कुछ ऐसे एमएसएमई जो केवल कागजों में रजिस्टर्ड है, ना तो वहां कोई मजदूर काम कर रहा है, मैंने सिर्फ लोन लेने के प्रबस्त कागजों में रजिस्टर्ड लोन ले रहे, भारत सरकार का कई और लगा रहे दूसरे कामों में। समझ में आया बात? या ठीक, इसलिए भारत सरकार पर ना दबाव पड़ता चला जा रहा है। भारत सरकार, जो भारत की बैंकिंग व्यवस्था बहुत चरमराने वाली। कुछ दिनों में एक रिपोर्ट आया था, पिछले जून 2022 में रिपोर्ट आया था कि भारत का जो बैंकों का एनपीए ना, जो एनपीए वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। एनपीए का मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जिसे बोलते हैं, यानी भारत सरकार के जो बैंक है ना, उनकी जो एसेट्स और लोन मांटा गया, जो एमएसएमई को पैसे दे दिए गए, उनके वापस आने के कोई चांस नहीं है। 90 दिन से ज्यादा बीत चुके, जो जिस पर 90 दिन से ज्यादा बीत जाना, 90 दिन से ज्यादा बीत जा, इसका मतलब वो पैसा कभी वापस नहीं आने वाला। भारत सरकार के जो बैंक थे, उनकी ऐसी एसेट थी जो परफॉर्म नहीं कर पा रही, उन्हें नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बोलते हैं। ऐसी परिसंपत्तियां जो डूब चुकी, जहां पैसा लोन में दिया गया था, अब वहां तक वापस आने वाला नहीं वो पैसा। ऐसे एमएसएमई भी है कुछ, वे जो झूठ मूठ तरीके से रजिस्टर्ड करे गए थे। जैसे फाइनेंशियल वाले गांव में फिर जाना पैसा बांटते हुए, ये एमएसएमई के नाम पर पैसा लेगा, वो अपनी अपनी फाइनेंशियल कंपनी खोल दो। भारत सरकार को दिखाते हैं कि हमारा एमएसएमई कंपनी में 4-5 लोग काम कर रहे हैं, 1-2 लोग ही मिलकर काम करते हैं उसमें कुल। समझ में आया बात? या ठीक, भारत सरकार को लगता है एमएसएमई में गाँव में फिर महंगा जाकर लोन मांगते हैं, 42-15% गाँव में जो महिलाएं हों उनका ग्रुप बनाकर इनसे पैसे लेती है तो किस्तों पर फिर इन्हें पैसे जमा करती हैं। समझ में आया? शायद ऐसा हो सकता हो। समझ में आया बात? या
ये 6 करोड़ एमएसएमई है, रोजगार देने में ना भारत के अंदर अगर रोजगार पैदा कर रहे हैं तो बड़ी मात्रा में रोजगार का सृजन कर सकते हैं। इसीलिए भारत सरकार ना एमएसएमई पर पूरा बल लगा कर रखती है। एमएसएमई पे क्वेश्चन आया हुआ हो सकता है फ्यूचर में सवाल पूछ लो, इसलिए एमएसएमई को तुम इग्नोर मत करना। ये जरूर देखना कि एमएसएमई में कौन कौन सा कितने टर्नओवर का कितने किस टाइम कौन से एरिया में आएगा। सूक्ष्म लघु और मध्यम वाले कौन सा टर्नओवर उसका याद कर लेना, टर्नओवर इन्वेस्टमेंट। समझ में आया बात? या इसलिए मैं कहता हूँ तुम चीजों को इस तरह विश्लेषण करना कि इतना सारा जो एमएसएमई है, 6 करोड़ एमएसएमई है, केवल 12 करोड़ लोगों को रोजगार नहीं दे पा रहा। इसका मतलब कहीं ना कहीं ऐसे भारत की जो रजिस्ट्रेशन प्रणाली है ना उसको थोड़ी करप्ट, ऐसे लोगों का रजिस्ट्रेशन करना गया जो वास्तव में एमएसएमई है ही नहीं, जो केवल कागजों में रजिस्टर्ड है। समझ में आया बात? है जब भी तो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। भारत सरकार एमएसएमई को कम छूट पर, कम ब्याज पर, बहुत 0% पर भी लोन मार देती है, बहुत कम परसेंट पर लोन मार देती है। फिर बता क्या करते हैं, मैंने बैंक से ले लिया पैसा, चलो ठीक, मेरे पास एमएसएमई नहीं है, मेरे को कोई 20 लोग नहीं काम कर रहे, मैंने बैंक से ले लिया। अब मैं क्या करूंगा, गांव जाकर वो पैसा ना मैंने लिया भारत सरकार के बैंक से 2% पर, महिलाओं को बांटूंगा 15% पर गाँव में जाकर। समझ में आया बात? है अभी इधर से भी पैसा कमा रहा, उधर से भी मैं पैसा कमा रहा, इधर तो मुझे इसका पैसा तो मैं दोबारा वापस लौट जा दूंगा बैंक का, लेकिन बीच में जो 15 और 2 के बीच में जो गैप है, 15 में 2 गया 12, 12 15 में 2 गया 13% मेरी जेब में चला जा रहा। इधर मैं 15% पे दे रहा हूँ, इधर मैं बीच में मैं पैसा कमा रहा हूँ। ये जो फाइनेंस वाले ना गाँव जो महिलाओं को जाकर पैसा बांटते हैं, समूह हमने समूह उठा रखे, पैसे उठा रखे, ये बड़े स्केल पर पैसा कमा रहे हैं। वहां से लेकर आएंगे एमएसएमई के नाम पर भारत सरकार का पैसा, तुम्हें बांट देंगे सस्ते मिला का पैसा। समझ बात? तुमसे महंगा पैसे लेके जाएंगे, महीने वाइज किस्त चली जाएगी तुम्हारी। समझ में आया बात? ऐसा काम करते हैं। ठीक, अब उन्हें समझ में आ चुका हो जिनके महिलाओं ने लोन ले रखा है या किस्त ले रखी, उन्हें समझ में आ चुका हो क्या रहा, किन रखे, किसकी महिलाओं ने, किसी माताओं ने रखी लोन समूह है ना, अपनी महीने वाइज किस्त जाती होगी। ठीक, समझ में आया बात? है अब समझा देना मुझे जाकर कि कितना पैसा कमा रहे हैं। समझ में आया? ठीक, तुम भी ऐसा काम कर सकते हो। ठीक, लेकिन कहते हो गाँव में भारतीय के जो लोग हैं ना बहुत सेंसिटिव हो, पता क्या कहते हैं, हराम का पैसा कभी किसी खपता नहीं। भारतीय महीना प्रणाली हो, इकोनॉमिक्स में रूल किसी काम का नहीं है। समझ में आया बात? है इकोनॉमिक्स में रूल किसी काम का नहीं है। अगर यही बात सोच रहे ना जो प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियां, तो मैंने भूख के मरा। समझ में आई बात? जिंदगी में कभी दाम ही ना बढ़ा। समझ में आया बात? है इकोनॉमिक्स में रूल किसी काम का नहीं है। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं आई? कोई दिक्कत यहां तक? चले चलो, ये एमएसएमई थे फ्लोप हुए, यहां तक मैंने पढ़ लिया था। आज मैं जीएसटी स्टार्ट करने जा रहा हूँ, लेकिन जीएसटी से पहले मैंने वही बताऊंगा तुम्हें वैट के बारे में कि जीएसटी से पहले जो व्यवस्था थी उसके अंदर कुछ कमियां और खामियां रही होगी जब भी तुम जीएसटी ले गए। जीएसटी हम लाए क्यों? तो जीएसटी आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, और जीएसटी बना आज तक लगभग पिछले 5 सालों, 2017 में स्टार्ट हुआ था, 22 आ चुका, 5 सालों में 4-5 बार सवाल आ चुका। समझ में आए? 4-5 बार सवाल आ चुका जीएसटी पर। तो जीएसटी को तुम बहुत संवेदनशील समझते हुए, क्योंकि जीएसटी भारत में इस टाइम लागू, और जिस टाइम तक तुम पेपर दोगे लागू रहेगा, उसके बारे में सब विश्लेषण पता होना चाहिए। और जीएसटी बहुत अच्छी तरह काम कर चुका। जीएसटी का आंकड़ा पिछले महीने का, अक्टूबर महीने का, अक्टूबर 2022 का मंथली वाइज जीएसटी के आंकड़े जारी हो, एक साल एक मंथली वाइज आंकड़ा, ये 1 लाख करोड़, 1.81 लाख करोड़ को पार कर चुका। अप्रैल के बाद ना ये सबसे ज्यादा डाटा 1,40,000 करोड़ से 1,40,000 करोड़ से ऊपर बना हुआ जीएसटी का कलेक्शन। जीएसटी से जितना पैसा प्राप्त हो रहा, जब जीएसटी लागू करा था ना, भारत सरकार को उम्मीद नहीं आती है 80,000 करोड़ रुपए इससे पैदा कर लेगी। आज 1.81 लाख करोड़ रुपए, यानी जीएसटी लगभग पूरी तरह सेटल हो चुका। समझ में आया बात? या जीएसटी पूरी तरह सेटल हो चुका, और जीएसटी अच्छा काम कर रहा, भारत सरकार के लिए आय का बहुत अच्छा सर्जन कर रहा। लेकिन इससे पहले हम समझते हैं जीएसटी हम लाए क्यों गए, जीएसटी लाया क्यों गया? क्योंकि यूपीएससी का क्वेश्चन पूछने का अंदाजा लगा। ऐसा समझो, उसने 2021 में सवाल पूछा कि भारत में एक तो जीडीपी हो, एक जीवीए हो, दोनों में अंतर क्या हो? तो जीडीपी और जीवीए में जब तक तुम अंतर नहीं पता लगाने का ना, तुम कभी कुछ नहीं समझ सकते। यानी जीडीपी पता होना चाहिए, जीडीपी के बाद हम जीवीए यूज करते हैं, जीवीए ग्रोस वैल्यू एडिशन यूज करते हैं, और जीडीपी हम पहले यूज करते थे। इसका मतलब पहले की व्यवस्था पता होनी चाहिए, बाद की व्यवस्था पता होनी चाहिए। इसलिए जब उन्होंने ये सवाल पूछ दिया जीडीपी और जीवीए में क्या अंतर हो, हम जीवीए आज यूज करते हैं, जीडीपी 2015 से पहले यूज करते थे। तुम क्वेश्चन देखना, मैं भी कहता हूं तुम बिना क्वेश्चन के चलो ही मत बिल्कुल भी। समझ में आया बात? या नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। ठीक, इसे क्वेश्चन देखना ही नहीं, क्वेश्चन पढ़ना और समझना शब्दों का अर्थ क्या है। अगर तुम्हारे सिकंजे में ना, इसका मतलब तुम फिर इसके लायक हो, नहीं तो तुम्हें एग्जाम तुम्हारे काम का नहीं है, इसे छोड़कर निकल लो पतली गली से। समझ में आया बात? या अगर उसके सब तुम्हारी समझ में आ रहे और उसको कहना क्या चाह रहा अगर तुम्हारी समझ में आ रहा है ना, इसका मतलब एग्जाम तुम्हारे काम का ही, तुम्हारे लिए बना हुआ, नहीं तो इस एग्जाम को छोड़कर निकल लो पतली गली से। समझ में आया बात? या कुछ और रास्ता देखो। तो उसमें पूछा सवाल, क्या पूछा? सवाल पूछा कि जो जीडीपी है और जीवीए 2015 से पहले जीडीपी पे हम गणना कर रहे थे,
जीडीपी पे करना करते फिर जीवे पे करना, तो दोनों में अंतर पता होना चाहिए ना। जब तो लिखोगे 10 नंबर का क्वेश्चन आता है 150 शब्द लिखने थे, तो जिससे ठीक ठाक तरीके से जानकारी होगी। मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें, जब जीडीपी पर जीवे पढ़ाऊंगा सब पढ़ाऊंगा मैं तुम्हें, सब समझाऊंगा ना, तुम आराम से लिखोगे बहुत प्यार के साथ। उसने कितना सिंपल सवाल पूछा है, पूंजीगत बजट क्या हो, राजस्व बजट क्या हो, पढ़ाने दूं मुझे, पूंजीगत बजट क्या हो, बजट पढ़ाने दूं मुझे, मैं पढ़ाऊंगा ना, फिर देखना लिखोगे नहीं बहुत अच्छा लिखोगे। उसने साफ साफ सवाल पूछा पूंजीगत बजट राजस्व बजट क्या हो, और तुम 2022 का सवाल बताओ मुझे। सारे सवाल यहाँ फ्रंट पर ला रखा करो, कल में सवाल पढ़ ही देखो ये सवाल पूछा हुआ, मुझे उम्मीद है कि मैं यहाँ भी कुछ में कुछ लिख सकती हूँ। बात समझ में आई है, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो सवाल देखा करो, वो भी खासकर मेंस का। तुम्हारे पास टाइम है अभी, पूरा जबरदस्त तरीके से मेंस का सवाल देखो, पीछे मत भागो इस तरह, तुम बहुत आगे आ चुके, अब पीछे जाने में कोई कुछ करना नहीं। फिर अगर तुम यहाँ तो ट्यूशन भी छोड़ दो तो फिर भी तो घर ही बैठोगे, फिर करोगे क्या? ठीक, मैं ऐसे ऐसे इंसानों को जानता हूँ, मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं, मेरे पास ऐसे ऐसे बहुत सारे बच्चे आते हैं आज भी बहुत ऐसे ही जो बहुत दुखी, क्योंकि अरे बस किसी तरह क्लास में बैठा लो। मैंने कहा 4 बजे से लेकर 8 बजे तक बैठ जाते तेरे अंदर हिम्मत है। मैंने कहा 10 घंटे घर काम में मिलता होगा। कह रहे कितनी अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं बच्चे जो बीजी आपके पास पढ़ रहे, काश हम भी पढ़ पाते। तो सोच लो, समझ में आई बात है? तुम्हें तो फ्री फंड में पढ़ने को मिल रहा है, जिसे नहीं मिल रहा ना उसकी देखो हालत कितनी खराब है। पढ़ने की इच्छा थी, पढ़ना चाहते हैं, लेकिन किसी कारण पढ़ नहीं पा रहे। समझ में आया बात है? तो पढ़ लो भी कह रहा हूँ तुम्हें तुम्हारी जिंदगी बहुत अच्छी, स्वर्ग में जा रहे हो तुम, नरक में नहीं जा रहे, इसलिए कह रहा हूँ मैनेज करके चलो। ठीक, समझ आई बात? है हवाओं का रुख बदलने वाला कितने साल बाद, 1-2 साल की खास बात है बच्चे, पढ़ लो सिलेबस अभी पूरा। हवाओं का रुख बदलने वाला, क्या बदलने वाला? याद रखना बात यह, और बेसिस ऑन द नॉलेज बदला जा। खाना तो वैसे भी मिल रहा, खाना वैसे भी मिल रहा, समझ में आया? जिंदगी वैसे भी चल रही, वैसे भी चल रही, तो क्यों ना पढ़ाई के साथ चले। ठीक, तो हम स्टार्ट कर रहे जीएसटी। अब जीएसटी से पहले कमियां और खामियां क्या थी? जीएसटी से पहले जो चलता था उसके अंदर कमी क्या थी? जीएसटी से पहले वैट चलता था, वैल्यू एडिड टैक्स, जिसे दूसरी भाषा में बिक्री कर कहते हैं। समझ में आया बात? है जीएसटी से पहले क्या चलता था? वैट चलता था, जिसे दूसरी भाषा में क्या कहते हैं? बिक्री कर। तो जो बिक्री कर कहते हैं, सुन लो पहले जीएसटी से पहले क्या था, मैंने तुम्हें समझाते हैं। अब तक हम इसके मैं चाहता तो सीधा डायरेक्ट जीएसटी बढ़ा सकता था, लेकिन मैं जीएसटी की तरफ लौट रहा हूँ और जीएसटी आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और जीएसटी पर तुम्हारी रिसर्च मेरे साथ होनी चाहिए, यानी तुम घर से पहले इतना ही पढ़ गाओ घर से कि तुम आगे आगे बोलो ये क्या हो, ये क्या हो, ये क्या हो, ये क्या हो। समझ में आएगा? चाहे यूट्यूब में जाओ, चाहे गूगल पर जाओ, कहीं भी जाओ, पढ़ो, जबरदस्त तरीके से पढ़ो। तो जीएसटी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, ये तो बात तुम्हें पता ही होगी। जीएसटी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स। इसकी खास बात हो, इस पर जो पढ़ने वाला बोझ है ना हम दूसरे पर शिफ्ट कर सकते हैं। अगर हम पर बोझ पढ़ने वाला और दूसरा ही बियर करता होगा, समझ आई बात, वही पे करता होगा, ये खास बात होगी जीएसटी की। जो जीएसटी एक प्रकार का कैसा कर, अप्रत्यक्ष कर। लेकिन जीएसटी से पहले कैसे व्यवस्था थी? जीएसटी आया क्यों? सवाल है जीएसटी आया क्यों? इसका मतलब जो पुराने वाली टैक्सेशन प्रणाली थी ना, उसके अंदर कुछ कमियां खामियां रही होगी, कुछ कमियां और खामियां रही होगी। पहले चलता था हमारे यहाँ क्या चलता था? वैट चलता था, नहीं वैल्यू एडिड टैक्स, मूल्य वर्धित कर। हिंदी में ऐसे नाम आते हैं, डरा देते हैं, लेकिन उसका इंग्लिश में पढ़ोगे ना तो सब सुनाई देगा तुम। क्योंकि मेरे वीडियो देखने के बाद ना मैं भी कह रहा हूँ, तुम मेरा वीडियो देखो शांति से बैठ कर, और जो चाहो वो पढ़ लो। 38-40 वीडियो पढ़े वर्ल्ड इकोनॉमिक्स के, भाई साहब ये समझ लो तुम्हारे लिए बहुत क्वेश्चन निकाल लगे आने वाला टाइम तक। मेंस का पूरा सिलेबस है, पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था तुम्हें वैसे समझा देंगे, मैं हर चीज टच बार बार देखने तुम, समझ में आ बात है। इसलिए कल से रूल बना लेना, डेली याद करना, अब तो डेली याद करना चाहे कुछ हो जाए, समझ में आ बात है। ठीक, तो वैल्यू जीएसटी क्यों है? आधे बच्चे कहते हैं डाटा नहीं है। अरे भाई 2 GB का और फालतू डलवाओ उसमें डाटा, अपने आप मैनेज करो, उल्टी सीधी चीज मत देखो, तो ना वेस्ट करो टाइम। समझ बात, सीधा उसमें यूज करो ना जो काम की चीज है, पहले डाउनलोड करके बैठ जाओ। समझ में आया बात? है तो डाटा ही तो यूज करना, पढ़ना क्या होगा? डाटा और टाइम मैनेज करना, और क्या कर मैनेज करना। जीएसटी आया क्यों? क्योंकि जो वैल्यू एडिड टैक्स था ना, इसके अंदर कमियां और खामियां थी। कमियां और खामियां क्या थी? आ जाओ कमियां खामियां समझते हैं। मान लो यहाँ तुम्हारी कोई कंपनी है XYZ, कोई भी कंपनी हमारी है, ये कंपनी का कंसेप्ट भी अच्छे तरीके से समझाएगा, बहुत अच्छे तरीके से। समझ में आया बात? है तो जो कंपनी हमारी है, कंपनी में से कोई सामान बना, सामान जैसे बन के बाहर निकला होगा, तो जो केंद्र सरकार होगी, कौन सरकार? केंद्र सरकार। पता क्या बोल लगे? बेटे कहाँ जा रहे हो जी? वस्तु बनाई, अभी वस्तु बनाई, इधर आओ, चुपचाप टैक्स दो, चलो भारत सरकार को टैक्स दो। चाहे वस्तु कहीं भी बन रही हो, भारत सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। अब मुझे बता सकते हो जरा कि जब वस्तु कहीं भी बन रही होगी तो बनने के बाद उस पर कौन सा कर लगता होगा? केंद्रीय उत्पाद कर, उसे बोलते हैं यूनियन एक्साइज ड्यूटी,
ये लगती होगी केंद्रीय उत्पाद कर। क्या तुम मुझे बता सकते हो केंद्रीय उत्पाद कर एक प्रकार का कैसा कर? डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है? डायरेक्ट केंद्रीय उत्पाद कर, केंद्रीय उत्पाद कर, इसका बर्डन हम आगे नहीं शिफ्ट कर सकते। चार्ट इतने मारूंगा ना, याद रखोगे, थोड़ा तमीज से पढ़ लो उसमें होगा, ठीक है, जिंदगी ना खराब करो अपनी। यूनियन एक्साइज जो ड्यूटी होगी, नाम ही देख लो, ड्यूटी, ड्यूटी में वस्तुओं पर लगती होगी। ये देख लो ना, वस्तु पर लग रहा, वस्तु पर लगने वाला टैक्स किस मांगे? अप्रत्यक्ष कर में आए। वैट देख लो क्या लिखा हुआ ऊपर, आंख ही खोल रहे हैं। मान लो जो वस्तु बनाई गई 100 रुपए की बनाई गई थी वस्तु, ठीक, और ट्रक लेकर जैसे बाहर निकले ना, केंद्र सरकार के जो अधिकारी होंगे, जिनका जो एक्साइज डिपार्टमेंट होगा, यूनियन एक्साइज डिपार्टमेंट होगा, जो यूपीएससी वाले अधिकारी होंगे, जो ग्रुप ए से पोस्टिंग होती है जिनकी, तुम्हारे जैसे में आईएएस देने वाली में, जो आईएएस की पोस्ट जाती हैं, आईआरएस की पोस्ट जाते हैं, वे खड़े रहते हैं ऐसे, उनकी गाड़ियाँ खड़ी रहती है। कहाँ जा रहे हो? रोक लिया, रोकने के बाद ट्रक खोलो, ट्रक चेक करवाओ, चेक करने के बाद उसने कहा साहब साहब बाहर लेके जाना। केंद्र सरकार का टैक्स हो तो लगेगा। अभी पता क्या करेंगे, अब हर ट्रक को थोड़े सामान लेंगे। जो डिपार्टमेंट वाले होंगे, अब देखो कितने भ्रष्ट लोग हैं, ये कुछ पैसे अपनी जेब में डाल लगे, 4-5 ट्रक वगैरह पैसे निकाल लेंगे, उस पर केंद्रीय उत्पाद कर नहीं लगा रहे हम, कागजों में दिखा देंगे बस 5 ही ट्रक गए थे। अब 5 ट्रक जो गए पैसे निकाल देना उन्होंने, देखो कहाँ से पैसा कमाते हैं। इसलिए कहते हैं जहाँ जहाँ भी ना यूनियन एक्साइज डिपार्टमेंट जो हो, एक्साइज डिपार्टमेंट हो, जहाँ टैक्स जिसे टैक्सेशन डिपार्टमेंट बोल रहे हो, जिसमें उसकी पोस्टिंग हो जाना, वो आज तक कभी भी करोड़ों से नीचे नहीं उतरा। टैक्सेशन डिपार्टमेंट में जिसकी भी ड्यूटी लगी, 5-6 ट्रक पैसे गुजार दिए, तो जो उनके अधिकारी, यहाँ का जो कंपनी का मालिक होगा, उसकी जेब में आराम से डाल देगा 2-3 करोड़ रुपए। और हम तो भाई सारे फेज जो 3-4 अधिकारी थे, इसे मिल बांट कर खाते हैं। समझ में आया बात? क्या समझ में नहीं? कहा ऐसे चलते हैं रियलिटी में, वास्तविकता यही है। मैंने इसे खुद सब चीजें ना अपनी आंखों से देखी हुई, मैं रियलिटी में बता रहा हूँ तुम। जितनी भी सिलिकॉन में कंपनियां काम कर रही है ना, ट्रक में सामान भर कर ले जाती है, सब में एक्साइज डिपार्टमेंट वाले मिलते हैं, रात को ना बाहर, इनकी जेब में पैसा डाला जाता। आधे तो ऐसे हो वहाँ जाने की जरूरत नहीं पड़ती, रास्ते में उनके घर ही पहुंच जा, जो एक्साइज डिपार्टमेंट वाले हो उनके घर ही पहुंच जा, जो कंपनी का मालिक एक दूसरे कैंडिडेट को उनके घर ही पैसा पहुंचा देगा, करोड़ों करोड़ एक तरह से पैसा कमाया जा। क्या हमारे ट्रक आराम से जाने देना? यूनियन एक्साइज ड्यूटी दिखाना, कागजों दिखाना, 5 ट्रक गए, जो 5 ट्रकों का पैसा देंगे बस केंद्र सरकार को, ले लिया। तो केंद्र सरकार के पास तो यहाँ देखो पैसे की कितनी कमी हो चुकी, यहाँ कमी हो चुकी। और पैसा किसकी जेब में चला गया? जो इस डिपार्टमेंट में होंगे, ये लोग भ्रष्ट होंगे। तुम्हें क्या लग रहा है नैतिक तरीके से काम करते होंगे? समझ में आया बात? है करते ही नहीं होंगे। अगर नैतिक तरीके से काम करोगे, यूँ बताओ, तो फिर अगर सैलरी के बेसिस पर काम करोगे तो कौन सा, मतलब अगर वो काम करेगा तो फिर छोटे छोटे अधिकारी फिर भी भय में भ्रष्ट होंगे। समझ में आया बात? है नीचे का टोटल सारा भ्रष्ट होता, तो एक्साइज डिपार्टमेंट के लोग बहुत भ्रष्ट हो, भ्रष्टाचार बड़े स्केल पर। जो वस्तु इन्होंने 100 की बनाई थी ना, इस 10 रुपए का केंद्र सरकार ने टैक्स लगाया। अब कितनी सारी वस्तुएं, 406 वस्तुएं, कौन याद रखेगा? समझ रहे हैं? कभी यूपीएससी ने भी नहीं पूछी। समझ में आया बात? 110 रुपए की होगी वस्तु। अभी बताओ, ये बर्डन दूसरे पर शिफ्ट कर देंगे। अब आगे भेजते होंगे, जैसे ये तो केंद्र सरकार के द्वारा लगा देगा टैक्स, 110 रुपए की वस्तु हो चुकी। अब ये दूसरे राज्य के अंदर जा गया, राज्य के अंदर जाके नहीं जाएगी वस्तु, जैसे वस्तु राज्य के अंदर जाएगी तो 110 की तो बेचने दे रहे हैं, फिर वहाँ के राज्य भी तो टैक्स लगाएंगे। मान लो ये उत्तराखंड, तो उत्तराखंड की सरकार अलग टैक्स लगाएगी, यूपी की टैक्स सरकार अलग टैक्स लगाएगी, हरियाणा की सरकार अलग टैक्स लगाएगी, अलग अलग स्टेट का अलग अलग टैक्स होगा। तो अंतिम समय में जब वस्तु जो उपभोक्ता होगा, ये उपभोक्ता होगा। अब सोचो इसके पास तक जब वस्तु गुजरती होगी, कितने हद तक गुजरी होगी और कितनी महंगी हो चुकी होती होगी वस्तु। सारा बर्डन किस पे पड़ता होगा? अंतिम उपभोक्ता पर। आया समझ में? इसका मतलब देखो टैक्स की कितनी चोरी होगी। समझ में आया बात? है यानी अंतिम समय तक जब वस्तु पहुंचती होगी ना, उपभोक्ता तक पहुंचती होगी, तो बहुत महंगी हो चुकी होती होगी, क्योंकि हर सरकार के द्वारा यहाँ भी टैक्स लगाया जा रहा, वहाँ भी टैक्स लगाया जा रहा। ये इनके टैक्स अलग होंगे, राज्य सरकारों के टैक्स अलग होंगे, केंद्र सरकार के टैक्स अलग, राज्य सरकारों का टैक्स अलग। फिर जो बेचता जा रहा वो भी टैक्स लगाता चला जा रहा, वो भी टैक्स लगाता चला जा रहा, वो भी बढ़ाकर आगे बर्डन को शिफ्ट करता चला जा रहा। यह खास बात है नहीं है। इस व्यवस्था को समाप्त करने के लिए शायद जीएसटी लाया हो, शायद क्या हकीकत यही बात है। समझ में आया बात? है ठीक। तो क्योंकि वैल्यू एडिड जो टैक्स था, जिसे हम बिक्री कर कहते हैं, इसके अंदर कमियाँ थी, खामियाँ थी, पहली कमी आती। ये बात समझ में आई? इस समझ में ये जीएसटी क्यों आया, ये बात समझ में आई है? पहली बात बता दोगे, क्योंकि जो वैल्यू एडिड टैक्स था, जिसे हम वैट बोलते हैं, उसके अंदर कमी थी, या बहुत बड़ी कमी थी उसके अंदर। समझ में आ बात? है उसमें ना जो बर्डन पड़ने वाला था, उसमें दूसरों पर बढ़ा कर शिफ्ट करते रहते थे, शिफ्ट। समझ में आई बात? दाम बढ़ा कर शिफ्ट करते रहते थे। तो केंद्र सरकार ने सोचा नहीं यार, तो बहुत इस राज्य में ये मार करो 10 रुपए का, उसमें 20 रुपए का, ये तो बात गलत है। और वही मार करो वहाँ 30 रुपए का, ये तो बात गलत है।
एक देश एक कीमत होनी चाहिए ना वस्तु की। इसी संदर्भ में शायद हम जीएसटी लाए, इसी संदर्भ में वास्तव में जीएसटी इसलिए लाए क्योंकि पिछले वाले टैक्स में कुछ कमी थी। समझ में आया नहीं आई कोई दिक्कत? कल मैं कहानी पढ़ रहा था, खोई हुई दुनिया, पढ़ी तुम ना? भेजते रहता हूँ, खोई हुई दुनिया, एक दुनिया समानांतर। हिंदी साहित्य पढ़ोगे ना, बड़ा मस्त सब्जेक्ट है, मेरी रियलिटी में बता रहा हूँ तुम, जीवन की सच्चाई समझ में आती है। जब पढ़ रहा था ना उसमें, तो जो एक महिला ना वो अपने पति को छोड़ देती है, ठीक, और दूसरे पति को अडॉप्ट कर लेती है। भारतीय समाज में ऐसी प्रचलन है था नहीं, ऐसा काम पति करते थे, एक ही साथ 2 शादी कर लेते थे अगर पहले वाली पत्नी के साथ संबंध सही नहीं है तो। और देखिए दोनों पत्नियों को ना एक दूसरे अपनी सौतन का मुंह देखना पड़ता था। समझ में बात है? ये प्रचलन तब हुआ 1955 के बाद प्रचलित हुआ है। खोई हुई एक दुनिया समानांतर की बहुत सारी कहानियां, उसमें मैंने कहानी पढ़ी, मैं तो थोड़ा प्रभावित हो चुका कि महिलाओं में भी इतनी दिलचस्पी बढ़ी कि मैंने उसने ना अपने जो पहले वाला पति था उसे छोड़ दिया और फिर सीधा दूसरे के साथ शादी करी। पूछा ऐसा क्यों? अब सोचो कि इसमें क्या काम है उसका, ठीक, पिछले वाले में कुछ कमियां रही होंगी पिछले वाले में कुछ कमियां रही होगी, नहीं बात समझ में आया, इसलिए छोड़ दिया होगा। उसकी पिछले वाले खास बात ये थी, जो पिछले वाला था वो दूसरी महिला की तरफ आकर्षित था। समझ भाई बात, ये पहली कमी थी उसके अंदर। ये वैल्यू टैक्स था, इसके अंदर पहली कमी यही थी। ये वैल्यू टैक्स था नहीं, पहली कमी यही थी, अलग अलग जगह अलग अलग राज्य के अंदर अलग अलग कीमत थी, इसलिए तो भारत सरकार को जीएसटी लाना पड़ा, इसलिए तो वैट को छोड़ना पड़ा। एक कारण हुआ। दूसरा कारण, ये पहला कारण समझ में आया नहीं आया, दिमाग में घुस गई नहीं बात, घुस चुके, ऐसा क्यों हुआ? अच्छा ये बताओ, केंद्र सरकार के द्वारा अलग टैक्स लिया जा रहा, हाँ, तो तुम बताओ केंद्र सरकार को जो वैट तक कमाई हो रही होगी कितनी कम हो रही होगी? क्यों? क्योंकि बस 10-10 ट्रक बन कर जा रहे, 5-5 ट्रक्स पर टैक्स लगाया जा रहा, वही कागजों में लिखा जा रहा, वही सरकार के खजाने में डाला जा रहा। पैसे किन के द्वारा लेकर? जो इस डिपार्टमेंट में भर्ती होते लोग, तुम्हारे जैसे भ्रष्ट अधिकारी जहां जहां भी भर्ती होते हैं ना, वो पूरा इलाका भ्रष्ट कर देते हैं। और आईएएस अधिकारी खास बात हो, आईएएस अधिकारी इनकी निगरानी करता जो डिपार्टमेंट में खड़े रहा। तो फिर आईएएस अधिकारी पता क्या खास बात हो? आईएएस वालों जब पता लग जाए ना, यहाँ अमुक नाम का, ठीक है, ये लड़की कहीं जाने वाली, क्या नाम है इसका, काजल जाने वाली, किसी की पोस्टिंग होने वाली किसी जिले के अंदर, जिसकी जिले के अंदर पोस्टिंग होने वाली है ना, वहाँ के जो एक्साइज डिपार्टमेंट के अधिकारी पहले अंदाजा लगा था, इन्हें जरूरत नहीं पड़ती, इसके पहले होटल पहले ही बुक रहा है, क्योंकि आईएएस अधिकारी सर्वोच्च पावर तो इसके पास है, आज समझ। या फिर इनकी चूड़ियां टाइट करेगी, तुम ऐसा कर क्यों रहे हो, इसके लिए पहले ही सब चीज बुक रहेगी, और टेबल बन जाएगी, रूम की चाबी मिलेगी, और बढ़िया बढ़िया दावत 56 प्रकार के भोग दिलाए जाएंगे सर। उसके बाद बादाम काजू किशमिश मनोक के सर 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 मैडम 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 ऐसा ऐसा करते रहते हैं, और सब चीज बुक होती है पहले से ही। समझ में आया बात है? और जो टेबल में जिस रूम में जाते हैं ना, उस टेबल पर एक बैग मिलेगा आराम से, नोट का भरा हुआ मिलेगा। समझ में आया बात है? ठीक, वो पता लगा किसके लिए, वो आगे बताने की जरूरत नहीं है, आगे बताने की जरूरत तो नहीं है, आया समझ? वो भी नहीं कर, कुछ कहना ही नहीं पड़ता, कहना ही नहीं पड़ता। अगर कम लगे ना ऐसे समझ में, तो फिर मैं यूं नहीं कहते कि तुमने पैसे कम भेजे, नहीं, आनाकानी करनी शुरू कर दो, फिर समझ जा पैसे और चाहिए कम। समझ आएगा? ये आईएएस अधिकारी का, ये जो सरकारी तंत्र है ना, जहां जहां भी पोस्टिंग लिख मत देना बिल्कुल भी ऐसा, नंबर काट लगा। ये सरकारी तंत्र है ना, जहां जहां भी इनकी पोस्टिंग हुई ना, क्या तो वो बर्बाद हो चुका, क्या वो पूरी क्षेत्र पूरी तरह डूब चुका। वास्तविकता बता रहा हूं तुम्हें यहाँ, समझ में आया बात है? जो तुम्हें दिखाई देने फलाना ये अच्छे अधिकारी कैमरा लेकर आगे चल रहे, इनकी एसिड निकालना ढंग से अच्छी तरह, इनकी परिसंपत्तियां निकालना कितनी, बताया तो जहां भी इनकी पोस्टिंग हुई ना, इनका ही डुबाने का वो क्षेत्र, वो क्या तो बर्बाद हो चुका, वो तबाह हो चुका। समझ में आया बात है? और मजा आ गया होगा ना? आधे तो ऐसे सोचे कितने उस बैग में कितने पैसे होंगे अंदाजा तुरंत लगा दिया उन्होंने। और जब तक ऐसी मानसिकता रहने वाली है ना तुम्हारी, ठीक, तो ये समझ जाओ जिंदगी में कभी भी यूपीएससी एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर सकते। समझ एक बात है? अगर दिन में लालचपन आ रहा, हा क्या गजब का, इसका मतलब तुम्हारे अंदर अभी अनएथिकल वैल्यू है। समझ में बात है? इसे जिस दिन बाहर निकाल लोगे, ठीक, उस दिन यूपीएससी में तब सिलेक्शन होगा। समझ में आया? कोई दिक्कत? पता लग गया? ये सरकारी जो चीज है, जहां भी पोस्टिंग हुई ना इनकी, तबाह हो गया या फिर बर्बाद हो चुका वो क्षेत्र। अब मैं तुम्हें समझा दिया क्या क्या होगा, ये वास्तविकता तुम्हें बताई क्या हो रहा, फिर तुम्हें व्यवहार तो जोड़ जोड़ दो, फिर अपने चलो इसकी ओर लौट रहे हैं। पता लग गया ना? उसे पहले वाले क्यों रिप्लेस कर देता? अभी कहानी सुना रहा था एक हिंदी साहित्य की, पिछले वाले में कुछ खामियां रही होगी, और ये सही भी है, इसीलिए तो छोड़ दिया। और क्या पूरी जिंदगी पूरी महिला ऐसे तो उजाड़ देगी हमने पूरी। हम क्या जब हमारे लिए आएगा, सर्जन ही नहीं कर पा रहा, इसलिए हमने छोड़ दिया। गलत थोड़ा ही है।
कहीं छोड़ने का कहीं छोड़ने का सीधा, कहीं छोड़ने का सिर्फ पुरुषों को ही है, महिलाओं क्यों नहीं है? ठीक। अब तुमने गाने सुने, गाने राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, सुना गाना? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब मैं काला तो काला इंसान नहीं होता, इसका मतलब भगवानों को भी तमीज नहीं है फिर तो, मैं भी रंग भेद नीति बना रहे। सोचो ना, मैं तो पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते वक्त थोड़ा दिमाग चला ही गया। मतलब जब भगवान के मस्तिष्क में भी ऐसी बातें घुसी हुई रंग भेद नीति वाली, नस्ली भेदभाव की, तो फिर इंसानों का क्या होगा? समझ बात है। बराक ओबामा राष्ट्रपति बन चुका है, ऐसा समझ लो, वो नस्ली भेद के कारण। और अब्राहम लिंकन ने इतना बड़ा आंदोलन करा था, पूरा अमेरिका इसी की बुनियाद पर खड़ा हुआ। ठीक, समझ में आया बात है? तो कमियां और खामियां सबके अंदर हो। ठीक, इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई? तुम हिंदी साहित्य लेना। ठीक, ये रियलिटी बात बता रहा हूँ मैं तुम्हें, बड़ा मस्त सब्जेक्ट है, और नहीं लेने होगे ना तो जीवन काल में एक बार पढ़ना जरूर। ठीक, फिलोसफी है ना, उसमें बहुत खतरनाक टर्म्स हो, उसे समझना इतना आसान बात नहीं है। बाबा बन जाओगे से बढ़ोगे, दिमाग खराब हो जाओगे से बढ़ोगे। समझ में बात है? बुद्धि हैंग हो जाती है। रियलिटी बात बता रहा हूँ, ऐसा ऐसा दार्शनिक, खतरनाक वाला दार्शनिक, अलग अलग बोल रहा हुआ, अलग अलग हर चीजों के बारे में अलग अलग बताया गया। चलो इधर देख लो, चाहे तो तुम ऑप्शनल में इकोनॉमिक्स ले लेना। पहली खास बात समझ में आई है? अरे भाई पहली खास बात समझ में आई? और सुनो, दूसरी खास बात, मान लो, ध्यान से देखो, मान लो केंद्र सरकार के अधिकारी अलग होंगे, राज्य सरकार के अधिकारी अलग होंगे टैक्स इकट्ठा करने वाले, तो केंद्र सरकार के अधिकारी अलग, राज्य सरकार के अधिकारी अलग होंगे टैक्स इकट्ठा करने वाले, तो डिपार्टमेंट बनाने पड़ेंगे। 4-5 लोग इधर काम कर रहे होंगे, 4-5 लोग इधर काम कर रहे होंगे। एक ही अधिकारी हो ना, एक ही टैक्स रखो, इतने सारे विभाग बनाए, क्यों फिर प्रशासनिक खर्च बढ़ा रहे हो तुम? कमाने चाहिए तुम 100 रुपए, आज तुम्हारी जेब, सरकार की जेब में आने चाहिए 100 रुपए, 10 रुपए तो उनके विभाग वालों को खर्च चले गए। 5 रुपए इसके केंद्र सरकार के अधिकारी ले रहे होंगे, 5 रुपए इसके अधिकारी ले रहे होंगे, आया समझ में? 10 रुपए खर्च होंगे तो 90 रुपए बच गए जेब में। इसका मतलब वैट के जरिए ना केंद्र सरकार को जितनी कमाई होनी चाहिए थी वह नहीं हो रही थी। लेकिन आज बताऊं तो अपर्याप्त थी, क्योंकि प्रशासनिक खर्च ज्यादा था, डिपार्टमेंट बहुत सारे थे, इसे केंद्र सरकार ने सोचा कुछ तो बनाना चाहिए, इसलिए शायद जीएसटी लाया गया होगा। 2 बड़े कारण बता दिए मैंने तुम्हें, 2 बड़े कारण बता दिए मैंने तुम्हें, 2 बड़े कारण जीएसटी लाने के। तीसरा सबसे बड़ा कारण यही है, तीसरा, बाकी और आगे कारण पढ़ते रहेंगे हम, जीएसटी क्यों लाया गया। समझ में आई बात? या क्योंकि जीएसटी लाने से पहले ये पढ़ना जीएसटी लाया क्या गया क्यों। जो तीसरे नंबर बना, तीसरे नंबर का शायद पेपर में मत लिखना, चाहे तो लिख भी सकते, कोई दिक्कत नहीं है। जो प्रशासनिक अधिकारी ना, कौन से अधिकारी, ये ना मानसिक रूप से करप्ट हो। कैसे बताया करप्शन कितना, देख लो, आया समझ में? क्योंकि क्या होगा, चेन बनी हुई पूरी की पूरी, एक इतना पैसा इसके पास, इतना पैसा इसके पास, इतना पैसा इसके पास, इतना पैसा इसके पास, सब शासन प्रणाली में भ्रष्टाचार था। जीएसटी जब आया ना तो किसी को पैसा मिलने का ही नहीं। अब तुमने बताया मार्कर कितने का है, 10 रुपए का, दूसरे राज्य में चले जाओ ना 12 का। अब सबको पता कि रेट सार्वजनिक कर दिए, पूरी दुनिया में 10 रुपए का, पूरे भारत में 10 रुपए का, बात खत्म खेल। अब बढ़ा लो, कौन सा बढ़ाने वाला? समझ में आ बात है? इसकी खास बात होगी, इसलिए जीएसटी लाया। एक देश एक वस्तु एक कीमत, एक देश एक वस्तु एक कीमत, 3 बड़े कारण समझ में आए जीएसटी लाने के। समझ में आया बात है? जीएसटी लाने के 3 बड़े कारण समझ में आए। पुराने वाले टैक्स सिस्टम में कौन सी कमियां थी? केंद्र सरकार राज्य सरकार के द्वारा ना, हम 25 से, केंद्र सरकार के द्वारा कुछ टैक्स लगाए जाते थे हमारे ऊपर, और कुछ राज्य सरकार के द्वारा 25 से ज्यादा टैक्स पे करते थे हम। वैट के अंदर रियलिटी बात बता रहा हूँ, 25 से ज्यादा टैक्स। और केंद्र सरकार भी अपनी कमाई लगती, तुम बता, मैंने राज्य सरकार की कमाई अपनी लगती, राज्य सरकार के द्वारा लगाए जाने वाले टैक्स बताए थे तुमको। तो फिर केंद्र सरकार ने बता क्या कहा, 1 जुलाई 2017 को, सुनो बदतमीजो राज्यो, आए समझ में? आज के बाद, ठीक, आज के बाद ये 1 जुलाई है 2017 का दिन है, रात को पूरे दिन मीटिंग चल रही जबरदस्ती रखे वाली, कई दिन तो बैठक चली रही थी। आज हम जीएसटी लागू करना चाह रहे, राज्य सरकार के पास जितने भी टैक्स होंगे ना,
इनके पास अब कोई टैक्स नहीं होगा, सारे टैक्स छीन लो, सारे टैक्स का पैसा अब हमारी जेब में जाएगा। राज्य सरकार का दिमाग खराब। ओए 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 इधर, मतलब तुम हमारे हाथ काट दिए तुमने। राज्य सरकार पता क्या कहती है, इन्होंने हमारी हाथ काट दिए। इनका क्या क्या लोकसभा राज्यसभा में बहुमत हो चुका, ये तो जो चाहा मनमानी करते चले जा रहे। राज्य ने जबरदस्त तरीके से विरोध करा इसका। सुन लो, राज्य ने इसका जबरदस्त तरीके से विरोध करा। उसने कहा ऐसा क्यों, तुम्हारे हमारे हाथ काट दिए। उसने कहा नहीं, पहले बात तो सुन लो। उसने कहा जीएसटी में तुम्हें पहले कितना पैसा मिलता था टोटल टैक्स का। कहने लगे 30-32%। जो कह रहे हम तुम्हें 40% देंगे, 60% अपने पास रखेंगे, 40% तुम्हारी जेब में डाल लगे, ज्यादा पैसा देंगे। जब सिर में दस हो जाए, यार बात तो सही कह रहा है, 8-10% फालतू मिल रहा। समझ में आया बात है, सोचो क्या दिक्कत हो रही। 17 में बात थी, 17 में जीएसटी लागू हुआ। जीएसटी में जो टोटल कलेक्शन हुआ 64-65 हजार करोड़ के आसपास, 1 लाख करोड़ भी नहीं गया। पहली बार जो कलेक्शन हुआ पहले महीने का, मंथली वाइज डाटा जारी हो, गूगल पर सर्च करके देखना जाएगा। 64-65 करोड़ लोगों को लगा जीएसटी लागू। तो उस टाइम पर जबरदस्त तरीके से विरोधी हो रहा 2017 में, जीएसटी लागू कर दिया, नोटबंदी करी थी, पता नहीं क्या करने वाला हो रहा है, तो मोदी सबका नाश करने वाला। ऐसा समझिए, लोग पता क्या हो, शॉर्ट टर्म सोचते हैं सभी हैं। ये बात सही है गलत है? जीएसटी लागू कर दिया, सारी चीजें महंगी हो चुकी। हाँ ये तो खास बात है, सब चीजें महंगी। लेकिन उनका जो विजन था ना, उनका विजन था वो सही थे, और बहुत बहुत ज्यादा सही थे। उन्हें यह बात पता थी कि जीएसटी सेटल होने में टाइम लगेगा। जीएसटी तो जो पहला कलेक्शन आया 60 हजार करोड़ के आसपास, लोगों को लगा जीएसटी काम नहीं करने वाला। जीएसटी जो टोटल कलेक्शन हुआ, लोगों को लगा जीएसटी काम नहीं करने वाला। लेकिन सरकार के जो अधिकारी थे ना, उनकी सोच बहुत दार्शनिक थी, लंबे समय तक सोचा उन्होंने। और अरुण जेटली, खास बात बता रहा हूँ, अरुण जेटली उस टाइम पर वित्त मंत्री थे। उन्होंने सोचा, उन्होंने साफ साफ बयान दिया जीएसटी सेटल होने में टाइम लगेगा। धीरे 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 जीएसटी सेट हुआ। और जीएसटी ना आज पिछले 8 महीने तक, अप्रैल की बात बता रहा हूँ, पिछले 8 महीने तक, 8-10 महीने तक ना जीएसटी लगातार 1,40,000 करोड़ के आसपास बना हुआ। उससे ऊपर ही कहाँ 60-64 हजार स्टार्ट हुआ था। समझ में आया बात है? 1,40,000 करोड़ रुपए से जीएसटी पैसा कमा, भारत सरकार की कमाई है जीएसटी से 1 महीने की। हाँ समझ में, कितने महीने की? इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई? कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो यहाँ तो ठीक, एक सरकार की कमाई है इतनी, यहाँ तक तो ठीक है। तो जीएसटी ने धीरे धीरे, जीएसटी की यही खूबसूरती, आज धीरे धीरे जीएसटी सेटलमेंट हो रहा है जीएसटी का। लेकिन जीएसटी में एक दिक्कत है, जीएसटी में जब बहस चल रही थी तो इस बात पर बहस चल रही थी, जीएसटी तुम बता, जीएसटी में पूरी दुनिया में सबसे महंगा टैक्स हम पे कर रहे हैं 28%, उससे कम एक ही जगह 27%। उस देश का नाम बता सकते हो? तुम्हें क्या बताओ, अपने नहीं पता तुम्हें? 27% वो नीदरलैंड में। भारतीय मूल के लोग रहते हैं वहाँ, भारतीय लोग की तरह बोलते हैं। समझ में आया बात? नीदरलैंड, सोनू निगम हर साल वहाँ गाना गाने जाता। इतनी बात बताओ, समझ में ही नहीं आई? कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक। यानी पूरी दुनिया में सबसे पहली बार 1954 में फ्रांस में जीएसटी लागू हुआ था। 1954 में हम तो उस टाइम पे ताजा आजाद हुए थे। आपके यहाँ पड़ोसी देश में, पाकिस्तान में पहले थी जीएसटी लागू। पूरी दुनिया में ना सबसे ज्यादा जीएसटी, सबसे महंगा टैक्स भारत के लोग पे कर रहे हैं। बधाई हो आपको। समझ में आया बात? या दिक्कत ये नहीं है, जीएसटी तो सेट हो चुका, सेट होने में रहेगा क्या? पूरी दुनिया में सबसे महंगा टैक्स तुम पे कर रहे हो, क्यों? क्या सेट हो चुका? तब भी भारत सरकार के लिए इतनी आय का सर्जन नहीं कर पा रहा, तब भी हम विश्व बैंक तक, एशियन बैंक तक, जापान बैंक तक, अमेरिका के बैंक को तो पैसे लेकर आ रहे उधार, बाबा अल्लाह के नाम पे दे दे। इसका मतलब भारत की टैक्सेशन प्रणाली में कमी सेट हो रहा धीरे धीरे। इस अक्टूबर महीने का बता रहा हूँ, ये नवंबर चल रहा ना, पिछले महीने का डाटा देखना जाकर 1 अक्टूबर को जारी करा था भारत सरकार ने। भारत सरकार की जो ट्विटर हैंडल है ना, वित्त मंत्री का जो ट्विटर था, उसका ट्वीट है, पहली बार भारत सरकार के पास 1.81 लाख करोड़ रुपए। और मुझे पूरी उम्मीद है ये लास्ट तक ना पता कितना पहुंच जाने वाला। चुप हो जाओ, ये मुझे पूरी उम्मीद है ये लास्ट तक ना पता कितना पहुंच जाने वाला। जीएसटी जनवरी, जैसे जनवरी फरवरी के आसपास, बताओ कितना पहुंच जाने वाला? 2 लाख करोड़ के आसपास हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? 1 महीने का जीएसटी कलेक्शन। अगर ऐसा होगा ना, सारी वस्तु महंगी हो जाएगी। भारत सरकार कहती है कि हमने 1 अक्टूबर को आंकड़ा जारी करा। अरे पिछले महीने दिवाली थी, तो लोगों ने दबा का सामान खरीदा, आया समझ में? इसलिए 1.81 लाख करोड़ रुपए होगा। इस महीने का दिखा देगा, 1 महीने 1.81 लाख करोड़ रुपए, हाथ खाली कर दिया। नहीं क्या बात समझ में आई है? बात क्या कहने की कोशिश करी जा रही, क्या समझने की कोशिश करी जा रही? सोचो, इकोनॉमिक्स तुमसे चलती है। तुम ज्यादा पैसा सामान खरीदोगे तो टैक्स पे करोगे नहीं, इस पर टैक्स दोगे, टैक्स किसके पास जाएगा? भारत सरकार के पास जाओ।
तुम सामान खरीदना बंद कर दो, भारत सरकार खाली नहीं बैठेगी। कोरोना में कौन सा टैक्स आया इनके पास? कुछ भी नहीं आया। बात सही है गलत? तो पहले सब चीजों को अपने आप से जोड़ो कि उस टाइम पर ना दिवाली का दौर था और जो लोग दवा का सामान खरीद रहे थे, और शायद तुमने भी कुछ ना कुछ पक्का खरीदा होगा नहीं? इस तरह पूरे भारत में रहने वाले सब लोगों ने खरीदा होगा। इसी जीएसटी कलेक्शन अक्टूबर महीने का चला गया। ट्वीट करा उसने अपने ट्विटर हैंडल पर, और जब नहीं करा जब कोरोना के अंदर माइनस की 23% गहरे में धस गई जीडीपी, जब नहीं करा ट्विटर आया समझ, जब मोहन थी, जब बन गई थी मनमोहन सिंह। समझ में आया बात? है मुझे उसका ट्विटर हैंडल देख के भी ना वित्त मंत्री का हंसी आवा, मैं तो कैसे करता हूँ लोगों का बेवकूफ बना रहे, वास्तविक आंकड़ा कुछ और वैसे आंकड़ा कुछ और दिखाई नहीं। इतनी बात बताओ समझ में नहीं आई? कोई दिक्कत? पता लगा जीएसटी का कलेक्शन इतना क्यों बढ़ चुका? आज तुम घर जाकर देखना, गूगल पर सर्च करोगे कि जीएसटी का कलेक्शन कितना हुआ। कलेक्शन समझते हो? जीएसटी तो एक महीने में कितना पैसा इकट्ठा करा सरकार ने, ये जरूर देखते रहना चाहिए तुम्हें। समझ में आई बात? है जीएसटी नाम का एक पोर्टल बना हुआ, तुम्हें से भी सर्च करना चाहिए। जो पोर्टल है उस पर भारत सरकार अपने आंकड़े जारी करती है। समझ में आया बात? है ठीक? इतनी बात बताओ समझ में आई? अब हम वहीं चलते हैं, अपने सिलेबस पर लौटते हैं वापस। मैं जोड़ जोड़ के बढ़ता हूँ सारा का सारा, वर्तमान से भी जोड़ देता हूँ, घटनाओं से भी, व्यवहारिक रूप में भी, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, बहुत जरूरी है। तो और यूपीएससी को इन सब चीजों की जरूरत है। अब जीएसटी बढ़ते जा रहे हैं। जीएसटी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष करे, 101वां संविधान संशोधन, ये जमाने चले गए, पूछने वाले वहां पेपर में, ये जमाने चले गए। विश्लेषण करना सीखो। विश्लेषण करता जब तक नहीं पढ़ने के ना तब तक कुछ नहीं हो सकता। समझ में बात? है कौन सी चीज सही थी, कौन सी चीज गलत थी, तो गलत थी तो क्यों थी, और फिर सही थी तो क्यों थी, और क्या तुम्हारे लिए सही होगा, कंटेंट वो निकाल लो। ये बताओ जीएसटी आया 1 जुलाई 2017 को ना, संसद के अंदर घंटा बजाया, घंटा क्या बजाया, घंटा बजाया गया, और 101वां संविधान संशोधन कर दिया गया। कौन सा? उससे पहले मैं समझाना चाहता हूं। उससे पहले बहस चल रही थी, बहस नहीं बहस। अब बहस क्या चल रही थी कि जो जीएसटी ना, कांग्रेस एक तरफ बैठी हुई थी, बीजेपी एक तरफ थी। 2017 का टाइम था। कांग्रेस कह रही थी जीएसटी में कितना रेट होना चाहिए, अधिकतम कितना होना चाहिए, मिनिमम कितना होना चाहिए। पहला रेट जो निकल गया, बीजेपी सरकार, ये बीजेपी सरकार के हाल देख लो। बीजेपी रेट देखो कितना कहा इन्होंने, कह रहे 26 से लेकर 32% रखा हूँ। सारी वस्तु कितनी महंगी हो जाएगी? 26 से लेकर 32%, यानी अधिकतम 32%, हर वस्तु 26%। अगर ऐसा रखते हैं ना तो जो मार्कर ये भी ना, जो मार्कर 30 रुपये 20 रुपये बिक रहा था, 150 रुपये का बिकता जाएगा। समझ में आया बात? या पहला रेट निकाला बीजेपी ने। कांग्रेस वाले आए, तुम्हें तो पता कैसे, कांग्रेस वाले मतलब कांग्रेस वाले जब आए ना, कांग्रेस वाले, हेलो, तो जीएसटी में जब रेट आया तो बीजेपी ने कहा रेट इतना होगा। सोचो अगर इतना होता, यानी खाने पीने की जो वस्तुएं थे ना वे भी 26% महंगी हो जाती। 26% महंगी। अब सोच लो कोई वस्तु 5 रुपए की है, अगर एक चीज 5 रुपए, अगर खाने की जो ब्रेड है ना, आया समझ, अगर तुम्हें पप्पे भी मिले ना, पप्पे का पैकेट मिल रहा हो, कितने और पीस का पैकेट हो, 10 का, तो 26 रुपये और जोड़ो लो, सुनो जोड़ो, 36 रुपये का मिलता फिर वो, अगर ऐसा होता। यानी खाने पीने की वस्तु पर सबसे कम टैक्स लगाती है सरकार। खाने पीने की जो वस्तु है सबसे कम टैक्स लगाती है उस पर। अब सोचो कितना बुरा हाल होता। ये अरुण जेटली का हाल था। अरुण जेटली ने आया था, कांग्रेस की सरकार थी, जितने में अंदर बैठे थे लोकसभा में और राज्यसभा में बैठे थे, ऐसे ऐसे सुने, दिमाग आउट होगा कहते ना, आया समझ, कभी शीशे तो बाहर निकला भी नहीं निकला ठीक। फिर उस पर बहुत गालियां पड़ी, कह रहे ये करने वाले, इस सोचा इस तरह काम नहीं चलने का, दूसरा रेट लेगा, दूसरा रेट। कांग्रेस ने फिर विरोध करा, दूसरा रेट निकला ना, रेट दिखाऊं दूसरा रेट, मैंने सारे रेट लिख रखे इनके। फिर कहा कि चलो कोई बात नहीं, 22% कर दो, 22% चलेगा। इन्होंने बताया 26%। कांग्रेस ने फिर विरोध करा, और सही जो कर रहे थे मैं, 22%, यानी जो जितनी वस्तुएं तुम्हारी 22% महंगी हो जाती, मिनिमम 22% महंगी हो जाती। मिनिमम देखो कितना, छोटी छोटी जो खाने, सबसे कम जो जीएसटी ना वो खाने पीने की वस्तुओं पर कहा जाता है, सबसे बेसिक नीड हो खाना पीना, उसके बिना तुम जिंदा नहीं रह सकते, इस चीज पर सबसे कम रखा हुआ खाने पीने की वस्तुओं पर। समझ में आ बात है? जिसे लेके 0%, 5% ये रखा हुआ टैक्स। इसे कुछ खाने की वस्तु ऐसी भी है जिन पर 0% की कैटेगरी में रखी गई, उन पर कोई जीएसटी नहीं है। समझ में आ बात है? कुछ खाने की वस्तु ऐसी भी है। बात समझ में आई है? ठीक, माचिस खा गया तू? इतनी बात बताओ समझ में आई नहीं आई? इतना बताओ, ये चुप हो जाओ। अगर ऐसा होता, अगर कोई 1 रुपए का कोई वस्तु आ रही, ठीक,
अगर 26% मिनिमम टैक्स, 22% मिनिमम टैक्स होता तो 23 की ना हो जाती बात। सोच लो, सोच लो तो हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ फिर आप बाल नहीं धोते हैं। मैम चुप। फिर पता क्या हुआ, कांग्रेस ने फिर विरोध करा, कांग्रेस ने फिर विरोध करा, जो विपक्ष था ना उसने फिर विरोध करा। उसने कहा चलो 18% फिक्स कर दो, 18% से लेकर लास्ट तक 22% था, 22% फिक्स कर दो। ये बीजेपी वाले, बीजेपी वाले, ये बीजेपी वाले। फिर लास्ट मंथ में कांग्रेस पता क्या कह रही थी, अधिकतम 18% कर दो, बाकी सब इससे नीचे रख दो, अधिकतम 18% कर दो। कांग्रेस कहती है अधिकतम 18% कर दो, बाकी तुम्हें ये भी बात लिखो जो कह रही 101 वजह संविधान संशोधन कर रहे हो तुम संविधान में, इसमें बात मेंशन करो, जिंदगी में कभी तुम 18% तक बढ़ाने के लिए। समझे नहीं क्या तुम? बात सही गलत है? उन्होंने ये बात सही, मैं तुमसे सवाल पूछना चाहता हूं, सुन लो ध्यान लगाकर, कि कांग्रेस ने कहा तुम जिंदगी में ना कभी 18% तक बढ़ाने के लिए। ये बात सही थी गलत थी? कितने लोग इसके पक्ष में, कितने विपक्ष में? उन्होंने जीएसटी 18% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, बात संविधान में लिखो, संशोधन में। समझ में बात है? कितने बंदे इसके पक्ष में, कितने विपक्ष में? विपक्ष वाले हाथ खड़ा कर लो कि कांग्रेस सही कह रही थी, विपक्ष वाले हाथ खड़ा कर लो जो इसके विपक्ष में कि कांग्रेस गलत कह रही थी। अभी मैं ये नहीं पूछा पक्ष और विपक्ष पूछा, यस और नो? पक्ष में कि 18% से ज्यादा नहीं चाहिए, मतलब तुम अपना शोषण करवाना चाहते हो, तुम चाहते हो कि सरकार रेट बढ़ाओ। कितने ऐसे जो चाहते सरकार रेट बढ़ाओ? हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा करो। कितने ऐसे जो चाहते सरकार रेट ना बढ़ाओ? कितने ऐसे जिन्हें चाहते हैं सरकार रेट ना बढ़ाओ? 18% फिक्स कर दो बस। हाथ खड़ा करो ना, जितने पक्ष वाले। अब बता तेरा क्या मानना, सरकार को रेट बढ़ना चाहिए? तू बता, तू बता, थारे पास पैसे ज्यादा, तू बता, तू बता, इतना ही बहुत? तू सोच रही हो एक को बैठा दो 8 कर दो सीधा? बता, कुछ किसी चीज की जरूरत नहीं है, टैक्स लगाने की जरूरत नहीं है, संविधान में लिखने की जरूरत नहीं है। 18% कर दो, लेकिन संविधान में लिखने की जरूरत नहीं है। संविधान में एक बार लिख दिया ना फिर बदल नहीं सकता, पूरी जिंदगी ठहरा रहेगा। आपका क्या मानना? विपक्ष में मतलब पक्ष में नहीं हो, पैसा ज्यादा आ रहा फिर सब बात सही बात, रियलिटी बात, क्योंकि जो टैक्स हो ना वो डायनेमिक हो। समझ में बात है? भारत सरकार में पैसा कैसे कमाएगी, भारत सरकार में पैसा कैसे कमाएगी? अब सुन लो, ध्यान लगेगा अच्छे तरीके से। ये ना जो कांग्रेस कह रही थी, ठीक, ये जो कांग्रेस कह रही थी 18%, अगर उनकी खुद की सरकार सत्ता में होती है ना, ये राजनीतिक विरोध है। आज समय में खुद भी चाहकर संविधान के संशोधन में नहीं लिख सकते 101 के बाद संविधान संशोधन, जो कांग्रेस है कांग्रेस का बाप होता चाहे। समझ में बात है? ऐसा कोई भी नहीं कर सकता डायनेमिक, क्योंकि जो टैक्सेशन प्रणाली है ना, जो टैक्सेशन प्रणाली हमेशा डायनेमिक होनी चाहिए, गतिशील होनी चाहिए। आए समझ में? अब देखो यहाँ तुम्हें समझाता हूँ आराम से। तो फिर फाइनली पता क्या तय हुआ कि कितना रेट रखोगे, फाइनली अंत में जाकर कितना तय हुआ, यहाँ बता रहा हूँ कितना तय हुआ। ये बात मैंने तुम्हें पहले पढ़ाई हुई। कितने प्रकार के रेट तय हुए? 5 प्रकार के, 5 प्रकार के रेट तय हुए। 0%, 5%, कितना? 18%, 0, 5, 18, 28%, एक और रहेगा ना 12%। यानी जितनी भी वस्तुएं ना उन 2 भागों में बांटा गया। दुनिया में जितनी वस्तु, भारत में जितनी वस्तुएं, एक तो ऐसी वस्तु है जिसे हम लग्जरी गुड्स कहते हैं, लग्जरी गुड 3 भागों में बांटा गया। लग्जरी गुड, मध्यम वर्ग वस्तुएं जो जीएसटी में कभी जैसे रेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते पता? जो हमारे जीएसटी में जैसे रेट करके दिक्कत एक खड़ी हो जाएगी। हो सकता ब्रेड पर भी इतना टैक्स लग, एक जैसे एक तो एक ये काम कर दो, ब्रेड पर भी इतना टैक्स लग रहा है, और जो लग्जरी कार खरीद रहा है BMW, उस पर भी इतना टैक्स लग रहा है। ये तो बदतमीजी हो जाएगी। इससे बड़ा भेदभाव तो पूरी दुनिया में नहीं होगा। ऐसे समझ में, जो सोच रहे होंगे सब पे एक जैसा टैक्स हो जा, ऐसे समझ में, ये तो फिर ये तो कठिनाई हो जाएगी। जो ब्रेड फिर तो 5-8 हज़ार का पैकेट बिकेगा ब्रेड का भी। समझ में आया बात है?
किसका किसका? सरसों का तेल। हमारे सरसों का तेल की खास बात ये हो, हमारे यहाँ ना सरसों नहीं है, आयात करते हैं हम अभी खाद्यान्न तेलों का। 0%, 5%, 12%, 18%, 28%, 5% की कैटेगरी में ले। ठीक, सुन लो पहले ध्यान लें। कुछ खाने की वस्तु ऐसी थी उन पर 0% ही टैक्स रखा गया। अधिकांश खाने की चीजें ऐसी थी जिन पर 0% ही टैक्स रखा गया। 406 के आसपास वस्तुएं, सारी वस्तु याद रखना मुश्किल भी नहीं है, लेकिन एक बार चलते चलते लिस्ट देख लेनी चाहिए। अधिकांश तुम देखोगे ना मोटे मोटे तौर पर, देखो कि जीएसटी में वस्तुएं हमेशा ऊपर रखी गई जो हमारे इंसान की जो मूलभूत आवश्यकता, जिनके बिना वो जिंदा नहीं रह सकता, समझ में बात, वे कम कैटेगरी में रखी गई। इसे यहाँ समझ लो, ध्यान लगाएगा, नहीं तो चाटा उल्टा हाथ का पड़ेगा। ये बकवास बाद में कर ले बैठ कर, ये करनी पूरा आगे बाद में जाएगा, छेड़खानी करते रहते क्लास में। बात समझ में आई है बात है? जो 5% की कैटेगरी में मेरी वस्तु रखी गई जो इंसान के लिए जो आम आदमी है उसके लिए बहुत जरूरत है, उसकी बेसिक नीड है उसकी में, वे सब चीजें 5% की कैटेगरी में रखी गई। तुम देख लेना उठा के। कुछ 0% भी एक रेट है, 0% भी एक रेट। अधिकांश खाने पीने की वस्तु पर ना 0% रेट लगा हुआ। जैसे दुकान पर कोई समोसा रख कर बेच रहा, बना रहा भी बेच रहा, उस पर क्या जीएसटी लगागा? अभी तो बनाया भी बेच रहा, आए समझ में? ठीक, मतलब फिर तो इंसानों को समोसा खाना ही भारी हो जाएगा। अब मैं ऐसे इंसानों को जानता हूँ, उसने रेट बढ़ाया, पता क्या? सरकार ने जीएसटी लगा दिया, समोसा 10 रुपए का होगा, 15 का कर दिया। अभी इन्हें पता ये खाने पीने का अपने आप ही रेट बढ़ाया उन्होंने। जो खरीद रहा है उसे जानकारी नहीं है, और जो ले रहा है ना वो भी जानकारी नहीं है। पड़ोस के में यही बात लगी, पड़ोस की 3 दुकानों ने बढ़ा दिया रेट। जो समोसा 5 रुपए का था ना, मैं जब मेरा टाइम था ना मैं समोसा खाता था, 2 रुपए का समोसा खाया मैंने, ऐसे समझ लो। 2 रुपए का समोसा अब 15 रुपए का बेच रहे। ठीक, और 2 रुपए के समोसे में ना दही भी डाल कर देते थे, खटाई भी डाल कर देते थे, बड़ा मजा आता था। और प्लेट भी रखते थे सामने, और चेयर भी देते थे, चारों तरफ बैठते थे। अब पता क्या कहते हैं? 15 रुपए का समोसा निकलो, और एक समोसा निकलने के बाद इधर पलट कर मत देखना बिल्कुल भी। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई? तो ये 5% ये रेट रख दिए गए। अब देखो तुम 28% वाली कैटेगरी देखोगे ना, 28% वाली कैटेगरी में सभी में वस्तुएं रखी गई। पता कौन सी वस्तु रखी गई? जो ना लग्जरी गुड्स, लग्जरी जो बड़े बड़े लोग खरीदते हैं। जैसे किसी को कार खरीदनी हो, बढ़िया, सरकार ज्यादा टैक्स लगाएगी, 28%। बेटा तुम्हारे पास बहुत पैसा है ना, हम तुम 28% की कैटेगरी में रखते हो। कुछ भी खरीदते हो ना, और इस वाली कैटेगरी में जितने तो औकात के हिसाब से रखा गया जीएसटी में रेट। बस सही गलत? इतनी बात बता, समझ में नहीं? ठीक, इसे बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेशन प्रणाली, प्रगतिशील डायनेमिक टैक्सेशन प्रणाली। ठीक, ये समझेंगे हम प्रोग्रेसिव क्या हो और जो प्रतिगामी क्या हो, प्रगतिशील टैक्सेशन प्रणाली क्या हो और प्रतिगामी टैक्सेशन प्रणाली क्या हो। इन सब चीजों को हमें समझना, ये हमारा सिलेबस है। बात समझ में आ रही? हल्का हल्का समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? कि जीएसटी को ना तुम इतना पढ़ लेना, जब मैं जीएसटी को पढ़ा दूंगा ना, जीएसटी का कोई सा भी क्वेश्चन तुम आंसर देने में तुम सक्षम हो। आज जीएसटी पर तुम्हारी रिसर्च होगी। आज तुम जीएसटी पर तुमने पहले एडिटोरियल में पढ़ा हुआ, समझ रही बात? या आज जीएसटी पर तुम्हारी रिसर्च होगी। क्या सर्च करना? जीएसटी के बारे में सर्च करना, जीएसटी परिषद के बारे में पढ़ना, कॉपी में लिख लो जीएसटी परिषद क्या हो, जीएसटी परिषद के बारे में पढ़ना। जीएसटी क्या है, कम से कम 2-3 पेज निकाल कर लेकर आना इसके। जीएसटी क्या है, जीएसटी परिषद के बारे में पढ़ना। जीएसटी क्यों लाया गया है ये भी पढ़ना, लिख लो। जीएसटी क्या है, जीएसटी परिषद क्या है, जीएसटी क्या है, जीएसटी परिषद क्या है, ठीक, क्यों लाया गया, जीएसटी के आंकड़े कौन जारी करता है, ये क्वेश्चन देख लो। जीएसटी के आंकड़े कौन जारी करता है, अक्टूबर महीने का जीएसटी कितना, पहली बार जब जीएसटी का आंकड़ा जारी हुआ तो कितना आंकड़ा प्राप्त हुआ, कितना करेक्शन हुआ, दिमाग मत खराब कर, समझ में आया बात? या भारत सरकार के बजट में जीएसटी से कितना पैसा प्राप्त हुआ, भारत सरकार को जीएसटी से एक साल में कितना पैसा प्राप्त हुआ 2022-23 वाले बजट में। ये सब क्वेश्चन का उत्तर लिख कर लेकर आने तुम। दोबारा बताऊं, जीएसटी क्या है, ठीक, जीएसटी परिषद क्या है, जीएसटी क्यों लाया गया, बात समझ में आई? आंकड़े जीएसटी कौन जारी करता है, अक्टूबर का कितना जीएसटी है, ये सब आंकड़े पता होने चाहिए तुम, समझ में? क्या जीएसटी परिषद क्या होगी, लिख लिया ना यहाँ तक? ठीक, 2022-23 के बजट में जीएसटी से कितना पैसा प्राप्त हुआ, बात समझ में आई बात?
अब ये बताऊँ, जो जीएसटी है एक प्रकार का, जीएसटी एक प्रकार का कर नहीं है, कर को हम दूसरी भाषा में राजस्व नहीं कहते, राजस्व। ये यहाँ सुन लो, तो जीएसटी में पैसा नहीं कमा रहे, तो एक प्रकार का राजस्व का भाग नहीं आया। तो जीएसटी एक प्रकार का जो राजस्व है ना, ये बात याद रखना, एक प्रकार का राजस्व भारत सरकार यहाँ से पैसा कमाती है। अब कौन सा राजस्व कौन सा नहीं ये हम बताएंगे कल आपको। लेकिन जीएसटी ना, जीएसटी अभी सेटल हो चुका, 1.81 लाख करोड़ रुपए, लगभग 1.81 लाख करोड़ रुपए पिछले महीने का आंकड़ा, जीएसटी सेटल हो। लेकिन बता दिक्कत पता कहाँ, जो जीएसटी की हम बात कर रहे हैं ना, जो जीएसटी भारत सरकार ने लागू कर दिया, और जीएसटी ना अब ये अरुण जेटली थे ना जो इतनी जल्दी जो सिर में दर्द उठा हुआ था उनके कि हम तो जीएसटी लागू करने वाले, जीएसटी लागू करके ही रहेंगे, आज जीएसटी भारत सरकार के लिए सर दर्द बन चुका। हाँ रियलिटी बात बता रहा हूँ, ये पन्ने मन दिखा देने का, ट्वीट हैंडल पर कितना ट्वीट कर लो, वास्तविक सच्चाई जब तो तुम जानते हो, तुम विश्लेषण करता, हकीकत जानना चाहते हो कि जीएसटी भारत सरकार के लिए आज सर दर्द क्यों बन चुका। ठीक, सर में दर्द नहीं कर रहा भारत सरकार के, आज दिल का दर्द भी, दिल में भी दर्द बन चुका। जानना चाहते हो, अरे भाई बड़ी इच्छा होगी तुम्हारी कि जीएसटी तो अच्छा काम कर रहा, एक महीने का आंकड़ा जीएसटी धीरे धीरे सेट हो रहा, 1.81 लाख करोड़ रुपए। जीएसटी की जो दर है ना पूरी दुनिया में सबसे महंगी, समझ में आ बात यार। और जीएसटी भारत सरकार के लिए ना आय का फिर भी सर्जन नहीं कर पा रहा है इतना जितना होना चाहिए। दूसरी खास बात, जीएसटी भारत सरकार के लिए सरदर्द क्यों बन चुका, इसके जो विश्लेषण है ना हम कल वाली क्लास में कर रहे होंगे, और तुम्हें सुनोगे हैरानी होगी, तुम्हारी ना रूह कांप उठेगी, कितना बड़ा घोटाला हुआ भारत के लोगों के साथ, कितना बड़ा धोखा हुआ, कितना मूर्ख बनाया जा भारत के लोगों को। और ये सब जानकारी मिलती नहीं, ये सब गोपनीय रखी जाती है। आपको कैसे मिलेगी, फिर पढ़ना पड़ता, कई सारी किताबें पढ़नी पड़ती है। समझ में आया बात है। जीएसटी मैं तो बिना किताब के पढ़ा रहा हूँ, मैं तो ऐसे बता रहा हूँ जैसे तुम्हारे साथ बात कर रहा हूँ, तो मेरे लेक्चर की यही खास बात होगी, तुम ना चाहे तुम कुछ नहीं सुनाई दे रहा, आवाज भी आ रही है ना, तब भी काफी हो, संपूर्ण समझ माना वाला याद। इसलिए क्या करा करो, जब कभी बोर हो जाओ ना सब्जेक्ट का, तो चुपचाप इकोनॉमिक्स का वीडियो चला लिया करो। बोरिंग होने का भी ऐसा ये हो फंडा, बोरिंग होना का मतलब है सब्जेक्ट पर चले जाओ। जैसे मैं बोरिंग हो जाता हूँ तो मैं हिंदी साहित्य पर कहानियां पढ़ता हूँ ज्यादा, मुझे बड़ा मजा आता। अब जहाँ सिलेबस भी तैयार हो रहा है, समझ आई बात, इस बात की भी दिक्कत नहीं है कि हम बोर होते पढ़ते पढ़ते। समझ में आया बात है। तो सब्जेक्ट ऐसा रखो, अगर तुम्हें बोरियत भी मिटानी ना, तो बोर भी होना ना, तो सब्जेक्ट में जाकर होना बोर। जब ऐसी हालत होगी तब यूपीएससी का एग्जाम, नहीं तो यूपीएससी का एग्जाम छोड़ दो यहीं अभी, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। ठीक, दूसरा अलग अलग दिशाओं में दिमाग ना दौड़ाओ। समझ में आया बात। ये बहुत खतरनाक हो गया, इसमें डीपी नाम का हार्मोन रिलीज हो दिमाग में, रासायनिक रोज रोज नए नए रासायनिक परिवर्तन हो। समझ में आया बात। एक इस टाइम ना इस एज में डीपी नाम का हार्मोन हो, इस एज में 16 में 17 में 18 में 19 में 20 में, इस समय में दिमाग के अंदर, कल पढ़ रहा था मैं, दिमाग के अंदर सबसे ज्यादा रासायनिक परिवर्तन हो। और इस समय में इंसान को अपने आप स्थिर रखना बहुत बड़ा काम हो। समझ में आया बात। तुम उन सब चीजों को अपने आप पास से हटा दो जो तुम्हारी बढ़ाई में बाधक बन रहे, उन्हें जल्दी ही हटा दो। अब देखो तुम्हारे पास तुम्हारा टाइम कहाँ जा रहा है, तुम्हें सब चीजें आइडेंटिफाई करो कि जिसकी वजह से तुम्हारी जिंदगी में प्रॉब्लम आ रही। सबसे पहले उन्हीं प्रॉब्लम को सिलेक्ट करो और उन्हें पकड़कर भून दो। समझ में आई बात। या क्या कहने की कोशिश करी जा रही। तो प्रॉब्लम को ना, प्रॉब्लम का पहाड़ ना बनाओ, बिल्कुल भी प्रॉब्लम का पहाड़ बनाते चले जा रहे हो। देखो कि प्रॉब्लम है कहाँ और क्यों हो। समझ में आ बात। पढ़ना तो तुम्हें फिर भी पढ़ने वाला, ये बात सही आई, समझ में आई नहीं है। नहीं पढ़ रहे तो फिर भाई कुछ और काम देखो। शादी वादी तुम अभी करोगे नहीं तो 1-2 साल तो वैसे भी चला जाने वाला, तो क्यों ना नॉलेज में जाता हो। और ये पढ़े हुई खास बात हो, पढ़ा हुआ कभी बेकार नहीं जाता। समझ में आई बात। पढ़ा हुआ कभी क्या नहीं जाता, बेकार नहीं जाता। दूसरा सबसे बड़ी चीज हो अनुशासन, डिसिप्लिन जिसे कहते हैं। अपने प्रति अनुशासित रहना सीख जाओ। अब अनुशासित कैसा हो, इसका मतलब जो काम जिस समय पे करना तो करना, जो सब्जेक्ट जिस समय पढ़ना तो पढ़ना, याद करना तो करना। तुम्हें फिर किसी दूसरे के सहारे की जरूरत नहीं पड़ने वाली। सबसे मेन चीज हो याद करना। दूसरे नंबर पर क्वेश्चन बैंक को साइड में रखते हुए पढ़ना। विदाउट क्वेश्चन बैंक मत तोड़ो। कई बार समझा लिया मैंने, तुम कुछ एक भी टॉपिक ना पढ़ो, एक भी टॉपिक, मैं पहले समझा रहा हूँ, एक भी टॉपिक मत पढ़ो, चुपचाप जाओ सीधा क्वेश्चन बैंक पढ़ो। सबसे पहले क्वेश्चन बैंक, टॉपिक पढ़ लिया ना, टॉपिक देख लिया ऊपर से, सीधा क्वेश्चन बैंक में चले जाओ। इस टॉपिक कहाँ रिलेट करता होगा और कहाँ इसका उत्तर प्रश्न मिलता होगा,
उस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद उसके शब्द पे जाओ, शब्द का अर्थ क्या है, गूगल करो, इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। समझ में आया बात है? ठीक, जब जाकर तुम्हारा टाइम बदलने वाला। समझ में आई बात है? इसलिए मैं कहता हूँ हवाओं का रुख बदलने वाला। बता कौन बदल सकता? कोई नहीं। नहीं, मौसम में परिवर्तन नहीं होने का। मौसम में परिवर्तन तुम खुद करोगे। रासायनिक परिवर्तन को रोक कर रखो, अपना माइंड है ना उसे एक जगह स्थिर कर दो। ठीक, एक ही चीज दिखनी चाहिए बस, यूपीएससी यूपीएससी यूपीएससी, उसका सिलेबस सिलेबस सिलेबस, याद 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 याद, बात खत्म। ठीक, भाड़ में जाओ दुनियादारी। इतना बस अपने आप कॉन्फिडेंस रखो कि क्वेश्चन का उत्तर लिखते वक्त बेटे धीरे धीरे तेरे अंदर ना कॉन्फिडेंस आ रहा है, अब तू लिख सकती है। समझ में आई बात है? तुम लिख सकती हो, तुम्हारे अंदर अक्षमता है, और तू मेहनत करती है ना, और ये सिलेबस ही तेरी समझ में आता, दूसरे एग्जाम के लिए तू बने नहीं अब। समझ में आया बात है? और भाई जी तो समझा ही रहे फिर कि दिक्कत क्या है, इसके अंदर कमियां खामियां हमारे अंदर, घर बैठ कर भी तो कोई फायदा नहीं है। समझ में आया बात है? या साधारण जिंदगी जीनी, साधारण जिंदगी नहीं जीनी, साधन भले ही पैदा हो गए, साधन कभी मरना मत बजा। समझ में आया बात है? और जो भी आसपास नकारात्मकता दिखाई दे रही है ना, तुम ऐसे व्यक्ति है तुम्हारे पास कि तुम्हें लगे तुम्हारे सिलेबस के लिए काम करनी है, देखो उसे हटा दो। स्टार्टिंग में दुख होगा, समझ में बात है, लेकिन फायदा लॉन्ग टर्म होगा। समझ में आई बात? ऐसे लोगों को, चाहे घर में ही कोई कैंडिडेट है, उसे भी डिनाई कर दो, मन मन में डिनाई कर दो, बात खत्म, पता भी नहीं चलो उसे, जो भी है हटा दो। इसलिए अपने काम का निकालो। देखो तुम सिलेबस लिख सकते हो, अब तो समझ में आना स्टार्ट हो चुका, अब तो मैं लिख सकती हूँ। 4 पेपर, 2 ऑप्शनल के पेपर, वो भी पढ़ ही लेंगे। समझ में आया बात? या पीरी का तुम डेली डेली पढ़े रहे। रिवीजन करने का टाइम अलग सा, सुबह का टाइम रखो, रिवीजन करने का टाइम, याद करने का जिसका टाइम नहीं होगा ना, वो यूपीएससी में हमेशा पीछे जा रहा। ठीक, दूसरा बिना क्वेश्चन बैंक के चल रहा, बिना क्वेश्चन बैंक के नहीं चलना। दूसरा याद करना नहीं छोड़ना। समझ में आया बात? या ठीक, ट्यूशन का काम पूरा करते चले जाओ, वो एनफ है, मेन चीज है वो। जिस दिन तुम्हारे पास ट्यूशन नहीं होगा ना, जिसकी पढ़ने की इच्छा होगी और नहीं होगा, उससे पूछ कर देखो कितना बुरा हाल हो। कोई लक्ष्य ही नहीं है, बस दौड़ रहा, अंधे की तरह दौड़ रहा, लेकिन पढ़ने की इच्छा। ऐसे में बहुत सारे छात्रों से मिलता हूँ। समझ में आया बात है? तो तुम तो अपनी जिंदगी में बहुत आगे जी रहे हो, रियलिटी में मेरे से भी आगे जी रहे हो, इतना बड़ा सिलेबस पढ़ रहे हो, इतनी बड़ी पढ़ाई कर रहे हो। समझ में आया बात है? तो टेंशन नहीं लेने का बिल्कुल भी, मन से पढ़ो, दिल लगा कर, सब कुछ छोड़ कर। क्योंकि तुम ना, मैंने क्या समझाया था तुम्हारी जिंदगी में जरूर एक ऐसी बात होगी जिसे तुम किसी को नहीं बताना चाहते है। मैं तो एक बता रहा हूँ, ऐसी कई बातें होंगी और किसी को शेयर भी नहीं करना चाहते, है नहीं है ये बात? ऐसे कितने व्यक्ति जिंदगी में ऐसी बात है? झूठ ना बोलो, हाथ खड़ा कर लो प्यार के साथ। जो 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 झूठ बोल लगा ना, ये समझो उसका यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं होने का। जिसकी जिंदगी में एक ऐसी बात है, बहुत ऐसी बात हो, तो जिंदगी में ऐसी कोई बात नहीं है जिसको किसी शेयर नहीं करना चाहते। बात बताओ, कभी किसी को शेयर नहीं करना चाहते, रियलिटी बात है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ तुम्हारी सच्चाई तो सिर्फ तुम्हें पता। इसका ये मतलब हुआ तुम क्या हो, तुम्हारी वास्तविकता सिर्फ तुम्हें पता। ऐसी तुम्हारी जिंदगी में जरूर एक कोई ना कोई पक्का बात होगी जिसे तुम कभी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ तुम्हारी वास्तविकता सिर्फ तुम्हें पता, और तुम्हारा स्ट्रेंथ, वास्तव में तुम कितनी मेहनत करते हो, वो सिर्फ तुम्हें पता, कोई नहीं जानता। सब फेक तुम्हारे अलावा, वो सिर्फ तुम जानते हो। किसी दार्शनिक ने सही कहा, बिल्कुल बहुत सही कहा, जैसा तुम अपने आप को पहचान सकते हो ना, ऐसा साला दुनिया में तुम कोई नहीं पहचान सकता। पूरी दुनिया में कहीं चले जाना, ठीक, आईना देखने की जरूरत नहीं है। तुम अपना खुद पता तुम कितनी मेहनत करते हो, और जिस दिन मेहनत करते करते ना तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो जा, उस दिन स्ट्रेट ट्रैक पाओ। ठीक, बस मिथ्या विवाद नहीं बोला देना, याद रखनी बात है।